वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना चैप्टर नंबर 17 जो है ग्राम पॉजिटिव रॉड्स वाला कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ थोड़े से एमसीक्यूज़ शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो हम एमसीक्यूज़ किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इस दफ़ा मैंने क्या किया कि पहले जो नाइजीरिया मैंने आपको कराया था और ग्राम पॉजिटिव वो काय कराए थे, तो उसमें मैंने सिंपल एमसीक्यूज़ रखे थे। तो मैंने कहा बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, आदत हो गई है, तो अब मैं थोड़े से सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ की तरफ भी मूव करूँ। ठीक है, क्योंकि जो आपके प्रॉफ एमसीक्यूज़ आने हैं वो आधे एमसीक्यूज़ आपके स्टेम बेस्ड होते हैं और आधे आपके सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड की प्रैक्टिस भी आप लोगों को होनी चाहिए। अच्छा, तो पहला एमसीक्यू हमारे पास, 24 ओल्ड वुमन इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर डेवलप्स अ माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस आफ्टर कंज्यूमिंग अनपैस्चराइज्ड चीज़। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे अनपैस्चराइज चीज़ जो है ना वो एक क्लू है आप लोगों के लिए। मैंने आपको बताया कोई भी एमसीक्यू वो ऐसे नहीं देता कि बहुत ही ऐसी स्टेटमेंट हो कि उसके अंदर कोई क्लू ही ना हो। क्लूज़ होते हैं लेकिन हमें ना याद नहीं होते। अब अनपैस्चराइज मिल्क प्रोडक्ट ये एक बहुत बड़ा क्लू है किसके लिए, लिस्टीरिया के लिए। अच्छा खैर, हम देखते हैं कि वो क्या 24 ओल्ड वुमेन है और वो प्रेग्नेंट थी, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर थी और उससे जो है ना माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस हुई है अनपैस्चराइज चीज़ खाने के बाद। एक वीक लेटर के बाद फीटल डिस्ट्रेस इज़ नोटेड। एक हफ्ते बाद जो है ना वो फीटस डिस्ट्रेस में आ गया। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन दैट escapes from phagosomes by producing listeria lysino। अच्छा, अब ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाया तो इसने बहुत ही सारे क्लूज़ दे दिए हैं। ऐसा नहीं होता, एक आधा क्लू ही उसके अंदर मेंशन होता है, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे क्लूज़ मेंशन है। आप ये देखो कि सबसे पहले वो वुमेन है। आप याद रखो कि लिस्टीरिया की इन्फेक्शन होती किस किस के अंदर है, तीन के अंदर हमने पढ़ी थी ना। हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर पढ़ी थी, हमने नियोनेट्स के अंदर पढ़ी थी, हमने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर पढ़ी थी। तो वो प्रेग्नेंट है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर है, तो सबसे बड़ा क्लू ये है। उसके बाद अनपैस्चराइज चीज़, बहुत बड़ा क्लू। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो इंट्रासेलुलर पैथोजन है, फैकल्टेटिव। और मैंने लिस्टीरिया के अंदर आप लोगों को ये बात पढ़ाई है कि वो इंट्रासेलुलर होता है और उसके अंदर लिस्टीरिया लाइसिन ओ का भी जिक्र हुआ है। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो चार्ली बनता है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज। बाकी जो बेसिलस सीरियस होता है वो तो हमारे पास रीहीटेड फ्राइड राइस उसका आता है और उसके अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। गार्डनरेला वेजिनालिस है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस कॉज करता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया जो है वो डिफ्थीरिया कॉज कर रहा होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोई भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता सिवाय लिस्टीरिया के इन ऑप्शंस में से। नंबर 2 एमसीक्यू हम देखते हैं, 35 ईयर ओल्ड लाइव स्टॉक हैंडलर डेवलप्स अ पेनलेस अल्सर। अब वो 35 ईयर ओल्ड लाइव स्टॉक हैंडलर है। आप ये देखो कि वो बंदा कर क्या रहा है। जैसे पिछले एमसीक्यू के अंदर वो बंदी प्रेग्नेंट थी, उसका स्टेटस आपको बहुत कुछ बता रहा है। अब ये लाइव स्टॉक हैंडलर है। लाइव स्टॉक कहते हैं मवेशियों को। एनिमल की बात आ रही है बच्चों, और एनिमल डिजीज़ में हमने इस चैप्टर में सिर्फ एंथ्रेक्स ही पढ़ा है, तो यहीं से आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाना चाहिए। लाइव स्टॉक हैंडलर है जिसको पेनलेस अल्सर हो रहा है विद अ ब्लैक नेक्रोटिक सेंटर इन हिज फोरआर्म। पेनलेस अल्सर विद अ ब्लैक स्कार कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने, बैसिलस एंथ्रेसिस में। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, पूरा पढ़ते हैं। ग्रामस्टीन रिवील्स लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स अरेंज्ड इन चेन्स। अगेन द ऑर्गेनिज्म पोसेस अ कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ पॉलीडीग्लूटामेट। तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो बैसिलस एंथ्रेसिस होते हैं उसके पास डीग्लूटामेट कैप्सूल होता है, पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल नहीं होता। और लाइव स्टॉक हैंडलर भी है, पेनलेस अल्सर विद ब्लैक स्कार भी है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर जो बीटा बनता है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स कॉज करते हैं। बैसिलस सीरियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है। क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज हमारे पास फिब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस और नियोनेटल मेनिंजाइटिस और सेप्सिस कॉज करता है। नंबर 3 पे आते हैं, वुमेन कंप्लेंट्स ऑफ फाउल स्मेलिंग थिन ग्रे वेजिनल डिस्चार्ज। अब विमेन है जिसके वजाइना से फाउल स्मेलिंग, स्मेल के साथ ग्रे वेजिनल डिस्चार्ज निकल रहा है और पीएच उसकी एलिवेटेड है और क्लू सेल्स भी हैं। तो बच्चों क्लू सेल इटसेल्फ बहुत बड़ा क्लू है। क्लू सेल से आपने याद रखना है कि ये गार्डनरेला वेजिनालिस है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस हुई है इस औरत को। तो हमने कैसे पकड़ा, हमने क्लू सेल से देखा, हमने देखा कि फाउल स्मेलिंग वेजिनल डिस्चार्ज है। अब इस चैप्टर के अंदर तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म था जो वेजिनल डिस्चार्ज कॉज करा रहा था, लेकिन जब हम इंशाल्लाह पैरासाइट पढ़ लेंगे ना तो सारी बैक्टीरिया पढ़ने, सारी माइक्रो पढ़ने के बाद ना फिर आप लोगों का सही टेस्ट होगा। नंबर 4 देखते हैं, पेशेंट डेवलप सीवियर वाटरी डायरिया आफ्टर रिसीविंग क्लिंडामाइसिन थेरेपी। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्लिंडामाइसिन आपने याद रखनी है, क्योंकि मैंने ये गलत कर दी तो आपने याद रखनी है। क्लिंडामाइसिन थेरेपी के बाद उसको डायरिया हो रहा है, इसका मतलब है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। जो कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है बच्चों, ऑफ कोर्स हमें पता है वो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल कॉज करता है। कोलोनोस्कोपी पे हमने देखा कि येलो वाइट प्लैक्स बने हुए थे कोलोनिक म्यूकोजा के ऊपर, ठीक है। डिजीज़ इज़ मीडिएटेड प्राइमरली बाय, अब वो ये नहीं कह रहा कि कॉज किसने किया, वो पूछ रहा है कि इसके टॉक्सिन कौन कौन से हैं। तो जो अल्फा टॉक्सिन होता है बच्चों वो तो गैस गैंग्रीन के अंदर था, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के अंदर था,
वो तो नहीं है। जो बॉचुलिनम टॉक्सिन था वो तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉचुलिज्म के लिए था, बॉचुलिनम के लिए था। डिफ्थीरिया टॉक्सिन हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी के लिए था। तो इसका ऑप्शन बी बनता है टॉक्सिन ए और बी। एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल के अंदर, जो कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करता है। क्लिंडामाइसिन आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद है चाइल्ड विद इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन प्रेजेंट्स विद फीवर, सोर थ्रोट एंड फर्मली एडहेरेंट ग्रे स्यूडोमेम्ब्रेन। ठीक है, वो बच्चा है जिसकी इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुई भी, उसको वैक्सीन नहीं लगी हुई, और उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर हैं, उसको बुखार है, उसके गले में दर्द है, और उसको एक फर्मली एडहेरेंट ग्रे स्यूडोमेम्ब्रेन बनी हुई है। बहुत बड़ा क्लू है स्यूडोमेम्ब्रेन का होना। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेट्स। अब ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है ऑर्गेनिज्म से, वो किसको इनएक्टिवेट करता है? ठीक है, अभी पहले तो ये बात याद रखो कि डिजीज़ कौन सी आ रही है यहाँ पे। इसमें कॉर्निबैक्टीरियम, इसमें डिफ्थीरिया आ रहा है विच इज़ कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी। अब कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी कर क्या रहा होता है बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो वो इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनएक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बीटा, इलोंगेशन फैक्टर 2। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए गायरेज, ट्रांसपेप्टाइडेज, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है। 6 आ जाता है स्टूडेंट डेवलप्स वॉमिटिंग विद इन 4 आवर्स ऑफ ईटिंग रीहीटेड फ्राइड राइस। बहुत बड़ा क्लू आ गया, यहीं से आप लोगों ने बेसिलस सीरियस लगा देना है। खैर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। सिम्टम रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन 24 आवर्स विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल। ऑफ कोर्स बेसिलस सीरियस ही आ सकता है। क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस भी कॉज करता है हमारे पास, उसकी एक स्पीशी कॉज करती है फूड पॉइजनिंग, बट वो इस तरह के सिनेरियो के अंदर नहीं आएगा। रीहीटेड फ्राइड राइस नहीं होता, उसके अंदर मीट वगैरह होता है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज भी कॉज करता है हमारे पास फूड पॉइजनिंग, बट उसमें आपने अनपैस्चराइज मिल्क प्रोडक्ट, अंडर कुक मीट और रॉ वेजिटेबल्स याद रखना है। बाकी बेसिलस सीरियस ही आ सकता है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल तो हमारे पास, हाँ वो भी डायरिया कॉज करता है, बट उसके अंदर वो आपको येलो वाइट प्लैक्स का बताएगा, क्लिंडामाइसिन का बताएगा और स्यूडोमेम्ब्रेन का बताएगा। ठीक है, अ पेशेंट सफ़र्स अ पंक्टेट वूंड वाइल गार्डनिंग एंड लेटर डेवलप्स ट्रिस्मस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उसको गार्डनिंग के दौरान ना एक वूंड लग गया और बाद में उसको ट्रिस्मस यानी कि लॉक जॉ, जनरलाइज्ड मसल स्पैज़म और ओपिस्थोटोनस यानी कि आर्चिंग ऑफ बैक हो गई। अब इससे हमें पता चल गया कि उसको टेटनस हुआ है, और टेटनस का वो कह रहा है रिस्पॉन्सिबल टॉक्सिन प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ टेटनस। के टॉक्सिन का नाम होता है टेटनोस्पैज़मिन। वो कह रहा है कि टेटनोस्पैज़मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो किस चीज़ की रिलीज़ को प्रिवेंट कर रहा होता है। तो ऑफ कोर्स बच्चों वो ग्लाइसिन और गाबा को इनहिबिट कर रहा होता है। अब आप लोगों ने ना एसिटाइलकोलिन और गाबा और ग्लाइसिन के अंदर मिक्सअप नहीं होना। ए फॉर एसिटाइलकोलिन एंड बी फॉर बॉचुलिज्म। तो ए भी आप लोगों ने यहाँ वहाँ से याद रखना है, और इसके लिए आप लोगों ने गाबा और ग्लाइसिन याद रखना है। नंबर 8, एन इन्फेंट हु हैज़ फेड हनी। अब यहीं से पता चल रहा है कि हनी की बात आ गई या छोटे बच्चे की बात आ गई है। डेवलप्स कॉन्स्टिपेशन, वीक क्राई एंड डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। विच मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन द डिजीज़। को हुआ क्या? सबसे पहले तो ये बॉचुलिज्म का केस है, इन्फेंट बॉचुलिज्म का केस है ये, और वो फिर पूछ रहा है कि इन्फेंट बॉचुलिज्म के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बॉचुलिनम टॉक्सिन का। तो बॉचुलिनम टॉक्सिन जो होता है वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को प्रिवेंट कर रहा होता है। सो चार्ली ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 9, a patient with traumatic muscle injury develops rapidly progressive myonecrosis accompanied by crepitus। ठीक है, उसको मायोनिक्रोसिस हुई यानी कि उसको गैस गैंग्रीन हुआ, अभी इसमें क्रेपिटस भी है। जब हम ब्लड अगार के ऊपर देखते हैं तो आपको डबल जोन ऑफ हेमोलिसिस नजर आता है। विच टॉक्सिन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल। उसको हुआ क्या है बच्चों? मायोनिक्रोसिस विद क्रेपिटस, डबल जोन ऑफ हेमोलिसिस। ये तो सारे हमें क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस के बारे में बता रहे हैं। क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस के टॉक्सिन का नाम क्या होता है? अल्फा टॉक्सिन, लेसिथिनेज या फॉस्फोलाइपेज भी बोलते हैं। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। A microbiologist inoculates a throat swab onto potassium tellurite medium and observes black colonies। अब टेलुराइट मीडियम के ऊपर ब्लैक कॉलोनीज का मिलना, ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था बच्चों? टेलुराइट प्लेट के ऊपर ब्लैक कॉलोनीज का उगना हम लोगों ने कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, एन एलेक टेस्ट इज सब्सिक्वेंटली परफॉर्म। द पर्पज ऑफ द एलेक टेस्ट इज़ टू डिटर्मिन। अच्छा, जो एलेक टेस्ट ना वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी बस आप यहाँ से देख लो कि जो एलेक टेस्ट होता है इसका पर्पज़ ये होता है कि आपने टॉक्सिन की प्रोडक्शन को देखना होता है। ठीक है, इसको आप लीव भी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट 11th MCQ हमारे पास 68-year-old मैन डेवलप सिवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड वाटरी डायरिया 5 days आफ्टर रिसीविंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यानी कि उसने एंटीबायोटिक्स लिए और उसके 5 दिन के बाद उसको डायरिया हो गया। स्टूल टेस्टिंग जब हमने देखी तो उसके अंदर साइटोटॉक्सिन था जो कि डिस्टर्ब करा था एक्टिन साइटोस्केलेटन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल। बस आपने ये देखना है कि एंटीबायोटिक्स के बाद डायरिया हो रहा है तो आपने क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल लगा देना। 12 MCQ, अ न्यू बॉर्न डेवलप्स मेनिंजाइटिस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस के तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं।
मदर कंज्यूम अनपैस्चराइज डेयरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर वही बात आ गई है बच्चों के अनपैस्चराइज डेयरी प्रोडक्ट जहाँ पे भी होंगे, नियोनेटल मेनिंजाइटिस आएगा, मतलब प्रेग्नेंट होगी, और टम्बलिंग मोर्टेलिटी भी बताई हुई है इन्होंने, उसके ऊपर बीटा हिमोलिसिस भी बताई हुई है। तो बहुत सारे जो है ना क्लूज़ आपको मिल रहे हैं लिस्टीरिया की तरफ। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। वेटेरिनेरियन जो वेट होता है, वेट डॉक्टर डिवेलप्स हाई फीवर, डिज्निया एंड मीडियास्टिनल वाइडनिंग ऑन चेस्ट एक्सरे। जो वेट डॉक्टर है उसका तो एनिमल से ही ताल्लुक है ना, ज़ाहिर है उसने एनिमल्स को चेक करना है बार बार। तो वो कह रहा है कि उसको अचानक से बुखार हो गया है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और चेस्ट एक्सरे के ऊपर मीडियास्टिनल वाइडनिंग। बच्चों मैंने आप लोगों को इसका एक्सरे दिखाया भी था, जो बच्चे मेरा सेशन ले रहे हैं उनको। आफ्टर हैंडलिंग कंटेमिनेटेड एनिमल हाइड, यानी कि गंदी जानवरों की खालें थी, जब उसने उनको हैंडल किया वेट डॉक्टर ने तो उसको फीवर हो गया, डिज्निया और मीडियास्टिनल वाइडनिंग आप लोगों ने याद रखनी है। ऑफ कोर्स हमें पता चल गया कि ये बेसिलस एंथ्रेसिस का काम है, एंथ्रेक्स हो गया, और कौन सा वाला एंथ्रेक्स हुआ है, इसको इनहेलेशनल एंथ्रेक्स हुआ है, ठीक है, क्योंकि मीडियास्टिनम वाइडनिंग ऑन चेस्ट एक्सरे है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन 14 है, वुमन प्रेजेंट्स विद होमोजीनियस ग्रे वाइट वेजिनल डिस्चार्ज एंड फिशी ओडोर दैट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड आफ्टर एडिंग 10% KOH, दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज, ठीक है। अब ये हमारे पास जो फिशी ओडोर वेजिनल डिस्चार्ज है वो हमें पता बता रहा है कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस की बात हो रही है, और ये गार्डनरेला वेजिनालिस का काम है। फिर ये जो 10% KOH के ऊपर हम लोगों ने वेजिनल डिस्चार्ज डालना होता है और स्मेल सूंघनी होती है, इसको हम बोलते हैं बच्चों विफ टेस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। जो कैंप टेस्ट होता है वो कहाँ पे कर रहे होते हैं? कैंप टेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, ठीक है। A farmer sustains a deep puncture wound from a rusty nail. Weeks later, he develops rhizus sardonicus and painful muscle spasm. Rhizus sardonicus और muscle spasm हमारे पास tetanus में होते हैं. The responsible organism produces spores that are characteristically. अब Clostridium tetani की बात हो रही है बच्चों. Clostridium tetani के जो appearance होती है वो कैसी होती है? टेनिस रैकेट अपेयरेंस होती है, इसको ड्रमस्टिक अपेयरेंस भी बोलते हैं। जो टेनिस का रैकेट होता है और ड्रमस्टिक होती है उसकी एक जैसी शेप होती है, और इनका स्पोर्स कहाँ पे होता है? टर्मिनल होता है, मतलब कि एंड पे स्पोर होता है, इसी वजह से तो इनकी शक्ल ड्रमस्टिक या टेनिस रॉकेट जैसी आती है। तो टर्मिनल स्पोर होता है, और 15 का ऑप्शन नंबर आएगा बी। A patient presents with blurred vision, dysphagia and descending symmetrical paralysis after consuming home canned vegetables. ठीक है, canned vegetables आपको याद है? canned ये वैक्यूम या प्रॉपरली नॉट प्रॉपरली स्टेलाइज्ड फूड हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? हम लोगों ने बॉचुलिज्म के अंदर पढ़ा था, और उसको क्या हो रहा है? डिसेंडिंग पैरालिसिस भी हो रहा है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि डिसेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है उसको, और केन्ड वेजिटेबल्स का भी उसने बताया हुआ है। तो क्लॉस्ट्रिडियम बॉचुलिनम क्या करता है हमारे पास कि वो कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर की रिलीज़ को रोकता है बच्चों? एसिटाइलकोलिन को। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। A child develops severe sore throat and cervical lymphadenopathy with a bull neck appearance. The responsible organism acquires its toxigenicity through. पेशेंट जो है ना, बच्चा है, उसका गला ख़राब हो जाता है और उसको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स दिस टॉक्सिन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, लाइजोजेनिक कन्वर्जन बाय बैक्टीरियोफेज, ट्रांसलेशन बाय प्लाज्मा। बच्चों ये आप लोगों के ना सिलेबस का नहीं है, वैसे इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, लाइजोजेनिक कन्वर्जन बाय द बैक्टीरियोफेज। अच्छा बच्चों, मेरे ख्याल से जो ये MCQ है ना, ये कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी से मुझे लग रहा है, ठीक है। तो बुल नेक अपीयरेंस वगैरह तो हमारी बुक के अंदर खैर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से लाइसोजेनिक कन्वर्जन बाय बैक्टीरियोफेज लिखा हुआ है, बट इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो डिफ्थीरी टॉक्सिन होता है ना, द DNA दैट कोड्स फॉर डिफ्थीरी टॉक्सिन इज़ पार्ट ऑफ DNA फॉर टेम्परेज बैक्टीरियोफेज कॉल्ड द बीटा फेज वगैरह। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट खैर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दफ़ा इसको देख लो। ऑप्शन 18 है, पेशेंट डेवलप्स एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया 10 आवर्स आफ्टर ईटिंग कंटेमिनेटेड मीट स्यू, ठीक है। कंटेमिनेटेड मीट की बात हो रही है, और उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं और डायरिया हो रहा है, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग है। विच ऑर्गेनिज्म इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल? बेसिलस सीरियस होता तो वहाँ पे ये रीहीटेड फ्राइड राइस का जिक्र लिखता। बाकी हमारे पास क्या है कि क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस के अंदर ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने मीट का जिक्र पढ़ा था। और उसके बाद हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम बॉचुलिनम, बॉचुलिनम का अगर होता तो यहाँ पे वो कैंड वेजिटेबल्स, कैंड फूड वगैरह का जिक्र करता। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीस के अंदर होता है, लेकिन लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीस में फिब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, यानी कि उसके अंदर फीवर का होना भी ज़रूरी था। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनता है इट्स ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मीट की बात हम लोगों ने क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस की फूड पॉइजनिंग में पढ़ी थी। अ लैबोरेटरी टेक्नीशियन आइडेंटिफाइज अ ग्राम पॉजिटिव रॉड दैट ग्रोज एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड कैन मल्टीप्लाई इन रेफ्रिजरेटेड फूड्स। कोल्ड इन्हांसमेंट की बच्चों जिक्र हो रही है, जिक्र हो रहा है। तो कोल्ड इन्हांसमेंट हमारे पास कौन शो करता है? लिस्टीरिया शो करता है। कोल्ड इन्हांसमेंट, टम्बलिंग मूवमेंट, क्लब शेप,
और बीटा हेमोलिसिस, ये सारे जो फीचर्स हैं वो लिस्टीरिया के हैं। प्रेग्नेंट लेडी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, लिस्टीरिया मोनोसाइट, अनपैस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीस। पेशेंट विद क्यूटेनियस एंथ्रेक्स इज फाउंड टू हैव अ टॉक्सिन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन, एडीमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर, ठीक है। बेसिलस की बात हो रही है, हमें फ़ौरन से पता चल गया कि एंथ्रेक्स हो रहा है तो बेसिलस एंथ्रेसिस, और उसका टॉक्सिन के आगे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। एडीमा फैक्टर फंक्शन है, जो एडीमा फैक्टर होता है बच्चों, इसका कॉलरा टॉक्सिन जैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये एडिनाइलेट साइक्लेज होता है। जो फॉस्फोलाइपेज होता है ये हमारे पास वो होता है लेसिथिनेज या अल्फा टॉक्सिन। जो प्रोटीएज इनहिबिटिंग EF2 है वो तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था लिस्टीरिया के अंदर, सॉरी कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी के अंदर, जो EF2 को इनहिबिट कर रहा होता है। और डी ऑप्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनाब 21 की। अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एग्जामिन्स अ थ्रोट स्मेयर फ्रॉम अ चाइल्ड विद pharyngitis and observes gram positive pleomorphic rod arranged in V and L formation resembling Chinese ear। इतना कुछ बता दिया उसने। सबसे पहले तो आपने थ्रोट स्मेयर, फेरेंजाइटिस, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, V और L शेप, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। वुमेन प्रेजेंट्स विद रिकरेंट बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है। नॉर्मल वेजिनल फ्लोरा दैट इज मार्कली रिड्यूस इन दिस कंडीशन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। डिस्बायोसिस का बच्चों को पूछा कि डिस्बायोसिस में हमारे पास क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस होते हैं दे गेट रिप्लेस्ड बाय अदर पैथोजेंस, तो लैक्टोबैसिलाई होते हैं जो नॉर्मल वेजिनल फ्लोरा होता है। अच्छा, उसके बाद वो पूछता है लेबॉर्ट्री कल्चर फ्रॉम अ पेशेंट विद फूड पॉइजनिंग शोज लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स दैट आर एरोबिक एंड स्पोर फॉर्मिंग, ठीक है। आइसोलेट इज बीटा हेमोलिटिक हेल्पिंग डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बैसिलस एंथ्रेसिस, विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड पॉइजनिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग कॉजिंग कौन कौन से हैं। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस भी करवाता है, लिस्टीरिया भी करवाता है, बैसिलस सीरियस भी करवाता है। ऑप्शन नंबर डी नहीं करवाता, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का कट चुका है। अब हमने 3 ऑप्शन में से चूज़ करना है। फिर वो कह रहा है लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं जो कि एरोबिक हैं, ठीक है। अब क्लोस्ट्रीडियम हम यहाँ से काट देते हैं क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम हमारे पास एनारोबिक होता है। बचता है ऑप्शन नंबर बी और सी, एरोबिक और स्पोर फॉर्मिंग। अब स्पोर हमारे पास कौन कौन बना रहा होता है बच्चों, पहले 2 बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी लिस्टीरिया भी कट हो गया, तो हमारे पास बैसिलस सीरियस ऑप्शन बनता है। इसकी समझ आइए बच्चों आप लोगों को। एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग से आप लोगों ने गेस करना है और उससे फूड पॉइजनिंग से, जो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, बैसिलस सीरियस बनेगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी 24 है अ पेशेंट डेवलप्स प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया डिप्लोपिया रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस आफ्टर कंज्यूमिंग इम्प्रॉपर्ली प्रिजर्व्ड फूड, ठीक है। इम्प्रॉपर्ली प्रिजर्व फूड किसमें हमने पढ़ा था, बोचुलिज्म में पढ़ा था। अनलाइक टेटनस द पेशेंट रिमेन्स एफेब्राइल एंड मेंटली अलर्ट, द पैरालिसिस प्रोड्यूस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हमें वैसे ही पता है कि बोचुलिज्म के अंदर हमारे पास डिसेंडिंग पैरालिसिस हो रही होती है और उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस, और स्पास्टिक पैरालिसिस हमारे पास होती है टेटनस के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। 25 है पेशेंट विद सिवियर टिश्यू डिस्ट्रक्शन फॉलोइंग a contaminated wound undergoes imaging that reveals gas accumulation within the मसल प्लेन्स, द गैस इज़ प्रोड्यूस प्राइमरली एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि एक बंदा है जिसका ना, एक पेशेंट है जिसकी टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, नेक्रोसिस हो चुकी है एक वूंड के बाद, और जब वो इमेजिंग कराता है तो उसके अंदर गैस भी एक्यूमुलेट हुई हुई है। यानी कि बच्चों ये क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस के गैस गैंग्रीन की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो गैस है वो प्रोड्यूस किस तरह से होती है, बेसिकली बच्चों वो बैक्टीरिया जो है ना वो एनारोबिक फर्मेंटेशन की वजह से ये गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम होता है ना वो होती एनारोबिक है। So option number B will be the right option. A neonate acquires infection during passage through the birth canal and later develops sepsis, ठीक है। Which gram positive rod is recognized cause of neonatal infection through the vertical transmission? So हम लोगों ने जो gram positive rods पढ़े हैं उसके अंदर हमने पढ़ाई सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है जो मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा होता है, दैट इज़ लिस्टीरिया। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव रॉड का जिक्र था इसलिए हम लोगों को पता चल गया। अगर ये ऑप्शन मतलब ये ना करता तो फिर हम सोच सकते थे न्यूनेटल मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के और भी कॉजेज़ होते हैं, कोलाई भी होता है, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिया भी होता है। 27 है पेशेंट विद डिफ्थीरिया रिसीव्स अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। Nevertheless, physician emphasize completion of immunization because protection against disease is mediated primarily by antibodies directed against। अच्छा, वो कह रहा है कि एक पेशेंट था जिसको डिफ्थीरिया था और उसको हमने दवाइयाँ दी और वो ठीक हो गया, लेकिन जो फिजिशियन है उसका जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि आप ना डिफ्थीरिया की वैक्सीन लगा लें, क्योंकि डिफ्थीरिया की वैक्सीन जो होती है ना वो क्या करती है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बना देती है। तो वो पूछ रहा है कि एंटीबॉडीज़ किसके ख़िलाफ़ बनती हैं,
तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ होती है ना बच्चों, वो डिफ्थीरिया के टॉक्सिन के ख़िलाफ़ ही बन रही होती हैं, बेसिकली एंटी टॉक्सिन्स का काम दे रही होती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। अ फूड बॉर्न इलनेस occurs in multiple individuals after a banquet. Symptoms begin 8 to 16 hours after ingestion and consist mainly of abdominal cramps and diarrhea with little or no fever. The illness results from वो कह रहे हैं कि बहुत सारे एक जगह पे बहुत सारे लोगों ने खाना खाया और बहुत सारे लोगों को जो है ना वो फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग जो है ना खाने के 8 से 16 घंटों बाद हुई है और इसमें मेनली क्या है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया और बुखार नहीं है। ठीक है, बुखार नहीं है तो इसका मतलब है ये लिस्टीरिया वगैरह तो नहीं हो सकता। और क्योंकि इसके अंदर कोई बैंक्वेट पे खाना खाया गया तो कोई केन फूड वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब है प्री फॉर्म टॉक्सिन भी नहीं हो सकता। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन, क्योंकि फ़ीवर नहीं है इसका मतलब है ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी इन्फेक्शन नहीं फैली। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कौन कौन से ऑप्शन को ख़त्म करें। सबसे पहले तो कोई पैरालिसिस नहीं है तो ऑप्शन डी तो वैसे ही ख़त्म, न्यूरोटॉक्सिन मीडिएटेड पैरालिसिस। उसके बाद क्योंकि वो कह रहे हैं कि फ़ीवर नहीं है तो ऑप्शन सी भी ख़त्म, सिस्टमिक इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि अगर सिस्टमिक इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम होता तो फ़ीवर लाजमी होता। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक प्री फॉर्म टॉक्सिन इन द फूड और एक एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द इंटेस्टाइन। तो जो बच्चा प्री फॉर्म टॉक्सिन होता है ना फूड के अंदर, वो बहुत सवेयर सिम्टम्स कॉज करता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम वगैरह के अंदर पढ़ा था। तो हम इसका ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो एंटेरोटॉक्सिन जाके प्रोड्यूस हुआ है और उसकी वजह से ये सिम्टम्स आए हैं। अच्छा, microscopic examination of vaginal epithelial cell reveals bacteria coating their surfaces producing indistinct cell borders. These characteristic findings are called. जब हमने वेजिनल एपिथेलियल सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो बैक्टीरिया उन्होंने उनकी सर्फेसिस को कोट किया हुआ था, तो वेजिनल एपिथेलियल सेल्स कोटेड विद बैक्टीरिया आर कॉल्ड क्लू सेल्स। Option number 30. A microbiologist compares two spore-forming gram-positive rods. One is an obligate anaerobe while the other is an aerobic organism commonly found in soil and animal product. Which organism belongs to aerobic group? वो कह रहे हैं कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने 2 स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड लिए, दोनों ग्राम पॉजिटिव हैं और दोनों स्पोर फॉर्मिंग है। इसका मतलब है ये या तो बैसिलस है या क्लॉस्ट्रीडियम है, क्योंकि स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड वही हैं और बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम के ही ऑप्शन दिए हैं, तभी हम कोई ऑप्शन काट नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि उनमें से जो एक है ना वो ऑब्लिगेट एनारोब है, यानी कि वो क्लॉस्ट्रीडियम है। एनारोब तो सिर्फ क्लॉस्ट्रीडियम ही होता है ना, यानी कि एक हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो है क्लॉस्ट्रीडियम, जबकि जो दूसरा वाला है वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल और एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है। तो जो सॉइल और एनिमल प्रोडक्ट के अंदर मिले, जो एरोबिक हो, जो ग्राम पॉजिटिव रॉड हो और जो स्पोर भी बनाता हो, वो हमारे पास बैसिलस एंथ्रासिस ही हो सकता है ना बच्चों, क्योंकि जो क्लॉस्ट्रीडियम है वो तो हमने ऑलरेडी, ये देखो क्लॉस्ट्रीडियम के यहाँ बाकी तीनों ऑप्शन वो पूछ ही आपसे रहा है कि विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द एरोबिक ग्रुप। क्लॉस्ट्रीडियम तो सारे एनारोबिक होते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 31, मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स ऑफ कॉनिबैक्टीरियम डिफ्थीरी आर ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा, ये आपके ना सिलेबस का नहीं है, वैसे याद कर लो, बेब्स अर्नेस्ट ग्रेन्यूल्स इसको बोलते हैं। इतना आपने याद रखना है कि जो मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको मिथाइलिन ब्लू स्टेन के बाद वो विजिबल हो रहे होते हैं। विच मीडियम इज़ यूज फॉर सेलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ कॉनिबैक्टीरियम डिफ्थीरी। कॉनिबैक्टीरियम डिफ्थीरी के लिए हम लोग टेलोराइट प्लेट यूज़ कर रहे होते हैं या लॉफ्लर्स मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं। Enrichment medium used for Corynebacterium diphtheria is Loeffler's medium. Option number A will be the right option. Which virulence factor allows Listeria monocytogenes to enter epithelial cells? अच्छा, वो इन्वेड कैसे कर रहा होता है? इंटरनैलन और ईकएडहेरेंट के इंटरेक्शन से। सो इंटरनैलन ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। एक्टिन पॉलीमराइजिंग प्रोटीन ऑफ लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस। एक्टिन प्रोटीन जो होता है ना, वो एक्टिन रॉकेट्स, वो उनके मूवमेंट के लिए होते हैं, तो एक्ट ए विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। जो लिस्टीरियोलाइजिन होता है वो तो फेगोसोम के अटैक से बचने के लिए होता है, प्रोटेक्टिव एंटीजन इसके पास होता नहीं और एडिमा फैक्टर भी इसके पास नहीं होता। कॉनिबैक्टीरियम डिफ्थीरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कॉनिबैक्टीरियम डिफ्थीरी हम क्या बोलेंगे? एसिड फास्ट बेसिलस है, नो। स्पोर फॉर्मिंग रॉड है, स्पोर तो ये बनाता ही नहीं। प्लियोमॉर्फिक क्लब शेप रॉड है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कई सारी शक्लें, एल शेप भी होता है, वी शेप भी होता है, क्लब शेप भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। प्रोटेक्टिव एंटीजन कंपोनेंट ऑफ एंथिस्टॉक्सिन फंक्शंस टू। अब जो एंथिस्टॉक्सिन के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है, जो लीथल फैक्टर होता है, डीमा फैक्टर होता है, उनको रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है। सो फॉर्म चैनल्स फॉर टॉक्सिन एंट्री, दरवाजे का काम दे रहा होता है। इनहिबिट EF2 नहीं, ये तो कॉनिबैक्टीरियम डिफ्थीरी कर रहा होता है, उसका टॉक्सिन कर रहा होता है। हाइड्रोलाइज फॉस्फोलिपिड, ब्लॉक एसिटाइलकोलिन रिलीज, ये बोचुलिनम टॉक्सिन कर रहा होता है। हाइड्रोलाइज फॉस्फोलिपिड, ये शायद अल्फा टॉक्सिन कर रहा होता है। लीथल फैक्टर ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस इज अ प्रोटीएज। ऑफ कोर्स वो प्रोटीएज होता है, वो एडिनाइलेट साइक्लेज नहीं होता। एडिनाइलेट साइक्लेज तो एडीमा फैक्टर होता है। लेसिथिनेज तो अल्फा फैक्टर होता है, अल्फा टॉक्सिन होता है। एमेटिक
टॉक्सिन ऑफ बैसिलस सीरियस इज़ कैरेक्टरिस्टिकली, जो बैसिलस सीरियस का जो टॉक्सिन होता है वो कहते हैं वो हीट लाइबल होता है या वो हीट स्टेबल होता है। तो बच्चों हीट स्टेबल होता है क्योंकि वो रीहीटेड फ्राइड राइस के अंदर ही तो ग्रो कर रहा होता है, यानी कि वो हीट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, हीट स्टेबल है वो। विच ऑर्गेनिज्म इज़ क्लासिकली डिस्क्राइब्ड एज द बॉक्स कार शेप्ड एंड ग्राम स्टेनिंग। अच्छा बच्चों इसके अंदर ना प्रॉब्लम है, बॉक्स कार शेप जो होता है ना वो हमारे पास बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। द नैगलर रिएक्शन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई क्लॉस्ट्रीडियम प्रेफरेंसेस। अच्छा ये आपकी सिलेबस का नहीं है। टॉक्सिन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई रीचेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जाहिर है टॉक्सिन है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे पहुंचेगा, एक्सॉन की ट्रांसपोर्ट से ही पहुंचेगा ना, ब्लड या लिम्फ वगैरह के थ्रू तो नहीं पहुंच सकता। विच डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस टॉक्साइड। टेटनस टॉक्साइड डाल के हम कौन सी डिजीज़ प्रिवेंट करते हैं, हम लोग टेटनस प्रिवेंट कर रहे होते हैं बच्चों। टेटनस के खिलाफ वैक्सीन को टेटनस टॉक्साइड बोलते हैं। अ लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ बॉचुलिज्म प्राइमरली डिपेंड्स ऑन डिटेक्टिंग। जब हम बॉचुलिज्म को लैब में डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, हम बेसिकली टॉक्सिन देख रहे होते हैं सीरम, स्टूल या फूड के अंदर, न्यूरोटॉक्सिन देख रहे होते हैं। इसके पास कैप्सूल नहीं होता, इसके पास मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते, वो तो लिस्टीरिया के पास होते हैं। ये एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं है, एसिड फास्ट बेसिलाई जो होता है ना वो माइकोबैक्टीरियम होते हैं जो वो कॉज कर रहे होते हैं ट्यूबरक्लोसिस। विच क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया, ऑफ कोर्स सी डिफिसाइल। द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट डिटेक्ट्स ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंटीजन इज यूज्ड फॉर। बच्चों ये आपके ना इसका नहीं है, ये इसने पता नहीं क्यों बना दिया। Characteristic odor associated with bacterial vaginosis caused by Gardnerella vaginalis is due to। तो ये भी आपके ना बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, वैसे इसका आंसर देख लो, वोलेटाइल अमाइंस की वजह से। गार्डनरेला वेजिनालिस इज बेस्ट क्लासीफाई एज। अच्छा ये हमारे पास क्या होता है कि हम इसको ग्राम वेरिएबल रॉड भी बोल सकते हैं या ग्राम पॉजिटिव रॉड भी बोल सकते हैं। डीपीटी वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफ्थीरिया बाय इंड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट। तो डीपीटी वैक्सीन जो होती है उसमें एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं अगेंस्ट द डिफ्थीरिया टॉक्साइड या डिफ्थीरिया टॉक्सिन। विच ग्राम पॉजिटिव रॉड इज अ फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन। तो आंखें बंद करके आपने लिस्टीरिया लगा देना है बच्चों।